A to Z Housing Solutions by Society Plus. Office bearers of many housing societies are often unaware about the legal procedures required before commencing the redevelopment process of the society. This results into postponing the decision of redevelopment, many times due to lack of legal documentation. In this episode, we are going to look into important documents required for redevelopment and the procedure to avail them. We at Society Plus warmly welcome all the listeners in the new episode of Your Society, Our Solutions podcast. The Managing Director of Society Plus, Mr. Vijay Oswal, is with us today. Hello Vijay sir, how are you? I'm good, Niranjan. How are you? I'm great sir. Great. चलिए सर आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं. पहला बिल्कुल. सवाल है सर, बिल्कुल. अगर किसी सोसाइटी ने आर्किटेक्ट के मदद से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके लिया है और सभी रिडेवलपमेंट करने के बारे में भी सभी रेसिडेंट्स की भी मान्यता हो, तो उसके बाद सवाल आता है कि इसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं. क्या आप लीगल डॉक्यूमेंटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ये बताएंगे? बिल्कुल सर, लीगल डॉक्यूमेंट्स का रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है. एक तो रीडेवलपमेंट अगर करना है तो आपकी मालिकियत होनी चाहिए, सबसे पहली बात. मालिकियत मतलब क्या? कि जो ज़मीन है और उस ज़मीन पर जो इमारत है, उसकी मालिकियत आपकी है. अगर वो नहीं है और अगर आपके प्रॉपर्टी रजिस्टर कार्ड पे आपका नाम लगा हुआ नहीं है, आपके प्रॉपर्टी का कन्वेंस नहीं हुआ है, तो आप रिडेवलपमेंट के लिए आगे नहीं जा सकते हैं. तो मैं समझता हूँ कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है पूरे रिडेवलपमेंट की प्रक्रिया में. आगे भी आपको पता चलेगा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स का कितना अहम रोल है पूरे रिडेवलपमेंट के प्रोसेस में. राइट सर. सर अगर हम स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट प्रोसीजर के बारे में सोचें तो उसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगती ही है? तो ऐसा है ना सर, रिडेवलपमेंट की प्रक्रिया में 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. एक होते हैं सोसाइटी के कॉमन डॉक्यूमेंट्स और एक होते हैं इंडिविजुअल सभासद के डॉक्यूमेंट्स. जो सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स है वो ज़मीन के सारे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका कन्वेंस डीड आता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट आता है, पावर ऑफ अटॉर्नी आता है, 712 एक्सट्रैक्ट आता है, म्यूटेशन एंट्री आती है, टाइटल रिपोर्ट आता है, एनए ऑर्डर आता है, सैंक्शन प्लान आता है. तो ये सैंक्शन प्लान जब हम बोलते हैं तो वो लेआउट और उस बिल्डिंग का प्लान, जो वो इमारत उस वक्त बनी थी उसका प्लान सोसाइटी के पास होना बहुत ज़रूरी है. तो इन शॉर्ट उस ज़मीन के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी होता है. ये हो गया कॉमन का. उसके अलावा इंडिविजुअल मेंबर्स जो है, जो लेटेस्ट मेंबर वहाँ पे रह रहे हैं, उनके इंडिविजुअल एग्रीमेंट बोलो, क्योंकि इंडिविजुअल एग्रीमेंट के सेल डीड नहीं होते थे, तो उनके इंडिविजुअल एग्रीमेंट और उनका इंडेक्स टू. तो पहले जब कंप्यूटराइज़ नहीं थे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तब हाथ से इंडेक्स लेके मिलता था और डिजिटल होने के बाद अभी आपको डायरेक्ट कंप्यूटर से इंडेक्स टू मिलता है. तो इंडिविजुअल मेंबर का इंडेक्स टू और स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ प्रूफ, ये होना ज़रूरी होता है. और उसके अलावा कोऑपरेटिव का जो कंप्लायंस होता है वो भी सोसाइटी ने थ्रू डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना चाहिए. जैसे कोई ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका ट्रांसफ़र सेट, उसका मेंबरशिप, उसके जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के डॉक्यूमेंट्स हैं सोसाइटी के, जैसे आई फॉर्म, जे फॉर्म, शेयर लेजर, शेयर सर्टिफिकेट. तो लीगल डॉक्यूमेंट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हम सादा कोई, आप अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी में देखेंगे तो कॉर्पोरेट कंपनी स्पेंड्स ऑलमोस्ट 2% ऑन लीगल कंप्लायंस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, सो व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. राइट सर. तो जैसा आपने एक्सप्लेन किया सर, रेसिडेंट्स के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स फ्लैट के और सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स लैंड के या बाकी सब, तो ये सब जरूरी रहता है रिडेवलपमेंट के जी, जाने से पहले. जी. ओके. So, sir, while surfing on the internet, I came across a term offer letter to the society. Can you please explain it? बिल्कुल सर. ये टर्म ऐसा है कि जो सोसाइटीज़ रिडेवलपमेंट को जाती हैं, वो एक टेंडर प्रोसेसिंग करती हैं. तो टेंडर प्रोसेसिंग के पहले काफ़ी बिल्डर सोसाइटी को अप्रोच करती है और कहती है आप जब भी रिडेवलपमेंट को जाओगे तो हमारा ध्यान में रखना कि हम भी इसमें इंटरेस्टेड है. तो वो सोसाइटी को एक ऑफर लेटर दे के रखती है बिफोर दे इशू द टेंडर. सो उस सोसाइटी के पास इन हैंड इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर कल को हम रिडेवलपमेंट को जाते तो हमारे पास ये 2-3 बिल्डर के ऑफर लेटर है, तो हम उनको इंटीमेट कर देते हैं. And that is what is called as offer letter to the society, which is given by intending bidder or the developer who wants to go for redevelopment and who's interested in going for redevelopment for that particular society. Okay.
सो सर, डेवलपर की ओर से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जमापूर्ति आवश्यक रहती है? डेवलपर की ओर से डॉक्यूमेंट्स की जमापूर्ति में सोसाइटी का रीडेवलपमेंट करते वक़्त डेवलपर ने 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एक होता है उनका रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट, एक होता है पावर ऑफ अटॉर्नी, एक होता है इंडिविजुअल एग्रीमेंट जिसको रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में अल्टरनेट अकोमोडेशन एग्रीमेंट कहा जाता है और चौथा है एमओयू दैट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये डॉक्यूमेंट्स डेवलपर की ओर से होते हैं जो वो सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के प्रक्रिया में उनको सबमिट होते हैं। ओके। तो सर, अगर सोसाइटी पुरानी हो और अगर उसका कन्वेंस डीड नहीं हुआ है, तो रेसिडेंट्स उससे कैसे वे आउट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं सर, उसमें ऐसा है कि पहले सबसे पहली बात तो कन्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। अभी कन्वेंस की प्रक्रिया क्या है, तो उस वक़्त जब भी डेवलपर ने वो कंस्ट्रक्शन पूरा किया होगा, उसके बाद उसका सोसाइटी फ़ॉर्म किया होगा और सोसाइटी फ़ॉर्म करने के बाद विदिन 4 मंथ्स ही हैज़ टू एग्ज़ीक्यूट द कन्वेंस इन फ़ेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट ने एक नया ड्राइव शुरू किया है 2012 में जिसको बोलते हैं डीम कन्वेंस। तो सोसाइटी उनके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के बेस पे महाराष्ट्र शासन सहकार खाते में जाके वो डीम कन्वेंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हुए तो डीम कन्वेंस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और गवर्नमेंट डीम कन्वेंस के ऑर्डर करके सोसाइटी डीम कन्वेंस के थ्रू अपनी मालिकित्व सिद्ध कर सकती है। तो हम वो प्रक्रिया जो है डीम कन्वेंस की जो प्रक्रिया है हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपको कहते हुए खुशी होगी पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि हमने पिछले 10 साल में 250 से ज़्यादा डीम कन्वेंसेस और रेगुलर कन्वेंसेस करके सोसाइटी उनको मालिकित्व करके दी है। क्या बात है! बहुत बड़ा नंबर है सर ये। और मैं भी इधर श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि डीम्ड कन्वेंस और कन्वेंस डीड, इस पर हमने सेपरेट एपिसोड्स भी किए हैं इससे पहले, तो अगर आपने वो नहीं सुने हैं तो वो भी ज़रूर सुनिए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस द सोसाइटी शुड टेक व्हाइल रनिंग द टेंडरिंग प्रोसेस? वेरी गुड। प्रिकॉशन से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि व्हाट इज़ टेंडरिंग और टेंडरिंग का डॉक्यूमेंट किस प्रकार से होना चाहिए। तो टेंडरिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है वो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो हम डेवलपर को इशू करते हैं भरने के लिए कि बाबा आपको अगर हमारे सोसाइटी का रिडेवलपमेंट करना है तो हमारा ये टेंडर डॉक्यूमेंट है जो आपको पूरा फिलअप करके देना है। तो ये तकरीबन 30 पॉइंट्स का एक टेंडर डॉक्यूमेंट होता है जो हम बना के सोसाइटी को पहले दिखाते हैं। सोसाइटी के स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको अगर उसमें कोई एडिशनल करनी होती है, कोई एडिशंस, कोई डिलीशंस करने होते हैं, तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट पूरा रेडी करके देते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जो डेवलपर सोसाइटी को क्या देने वाला है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ रेंट, इन टर्म्स ऑफ डिपॉज़िट। तो एक होता है फाइनेंशियल बिड होता है उसमें और जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर अप होते हैं टेंडर डॉक्यूमेंट के अंदर और वो टेंडर डॉक्यूमेंट का एक प्रक्रिया होता है कि टेंडर डॉक्यूमेंट डेवलपर लेके जाने के बाद उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। उस 1 महीने के अंदर वो टेंडर डॉक्यूमेंट उन्होंने लेके जाना है, वो भर के वापस लाके देना है और उसके बाद फिर आगे का टेंडर प्रोसेसिंग हम शुरुआत करते हैं। राइट सर। तो सर, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ सोसाइटी ऑफिस बेयरर्स टुवर्ड्स कंप्लायंस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? सर ऑब्ज़र्वेशन ऐसा है थोड़ा मिक्स ऑब्ज़र्वेशन है। सोसाइटी बेरर्स कुछ बहुत सीरियस होते हैं लीगल डॉक्यूमेंटेशन को लेके। कोई बहुत कैजुअल अप्रोच होता है कि चलेगा जब रीडेवलपमेंट करना होगा तब सोचेंगे और कोई-कोई 2-3 मेंबर इतने अति उत्साही होते हैं कि वो उसमें पूरी जान लगा देते हैं ये इंश्योर करने के लिए लीगली वी आर साउंड टू गो फॉर रीडेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेंबर ये सोचते हैं कि हमें अभी क्यों कुछ करना है, जो डेवलपर आएगा वो पूरा कंप्लायंस करेगा, हम अपना जो है वो स्थिति में रहेंगे, उसके ऊपर खर्चा नहीं करना होता है। सो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा अहमियत है पूरे रिडेवलपमेंट के इसमें और सोसाइटी बेरर्स से मेरा अनुरोध है कि उन्होंने अपना लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना चाहिए क्योंकि अगर आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होगा, तो आप रिडेवलपमेंट को जा नहीं सकेंगे। इसलिए कन्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास सैंक्शन लेआउट होना बहुत ज़रूरी है,
आपके फ्लैट का कारपेट एरिया स्टेटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मिक्स थोड़ा अप्रोच है, बट अभी 2020 के बाद जब यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट रूल आए तो लोगों को लीगल डॉक्यूमेंट्स का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा है, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड अपॉइंटिंग लीगल कंसल्टेंट्स फॉर दैट। सर मेरा अगला सवाल लीगल कंसल्टेंट के बारे में ही है। तो सर एडवोकेट या लीगल कंसल्टेंट का रीडेवलपमेंट में उनकी क्या भूमिका रहती है, और अगर सोसाइटी का लीगल कंसल्टेंट नहीं है तो रीडेवलपमेंट के लिए विशेष रूप से वो नियुक्त करना ज़रूरी रहता है? सर एडवोकेट का लीगल कंसल्टेंट का बहुत बड़ा रोल है रिडेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि क्या होता है, जो प्रक्रिया से हम डेवलपर सिलेक्ट करते हैं और वो डेवलपर जो लीगल डॉक्यूमेंट देता है, वो उसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं। लेकिन लीगल कंसल्टेंट अगर सोसाइटी का होगा, जैसे हमारा पैनल है और हम एज अ प्रकल्प व्यवस्थापन सलाहकार जब काम करते हैं, तो हमारे पैनल पे लीगल कंसल्टेंट है जो इस फील्ड में, कोऑपरेटिव फील्ड में, रिडेवलपमेंट में स्पेशलाइज्ड है। कोऑपरेटिव फील्ड में पिछले 15-20 साल से काम कर रहे हैं। तो वो लीगल कंसल्टेंट सोसाइटी के बिहाफ पे डेवलपर ने दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी करते हैं, एक रोल। दूसरा, सोसाइटी के जो कॉमन हित में है, वो सिक्योरिटी एंश्योर करता है लीगल कंसल्टेंट के ऑल दोज़ पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड इन द लीगल डॉक्यूमेंट, इन टर्म्स ऑफ एमओयू, इन टर्म्स ऑफ रिडेवलपमेंट एग्रीमेंट, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एग्रीमेंट ऑल्सो। और इतना ही नहीं, तो लीगल कंसल्टेंट का ये काम होता है कि डेवलपर ने जो डॉक्यूमेंट आपको दिया है, वो डॉक्यूमेंट सोसाइटी को समझा के बताना, क्योंकि सोसाइटी में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। आजकल गूगल यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, बट दैट डज़ नॉट ट्रीट यू और डज़ नॉट सर्टिफाई यू एज़ अ लीगल कंसल्टेंट। तो मेरा ये मानना है कि लीगल कंसल्टेंट जो होता है, डेवलपर ने दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी के रीडेवलपमेंट कमिटी के साथ, सोसाइटी के मेंबर्स के साथ पूरा डिस्कस करके, उनके जो भी सवाल-जवाब रहेंगे, उसका क्लैरिटी लाके, उनको सब समझा के, सबको एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाके, उसमें से उनका फ़ायदा क्या होगा, ये उनको एंश्योर करने के बाद ही लीगल कंसल्टेंट ग्रीन सिग्नल देता है आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम द मेंबर्स। इसमें क्या होता है, सोसाइटी को एक सिक्योरिटी मिलती है और डेवलपर उस चीज़ को भी मान्य करता है कि मुझे अगर रिडेवलपमेंट को जाना है, तो मुझे उनके सोसाइटी के लीगल कंसल्टेंट ने दिए हुए जो पॉइंट्स हैं, वो इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है। तो वो बंध जाता है, सोसाइटी उसको बाँध के लेती है और इस तरह से सोसाइटी ने लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट करना रिडेवलपमेंट की प्रक्रिया में सबसे अहम है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दिस सर। स्पेशली मतलब नेट पर आज सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो विजडम चाहिए तो वो लीगल कंसल्टेंट आपको देता है। तो सर वी वुड लाइक टू नो योर एक्सपीरियंस एज अ लीगल कंसल्टेंट एंड हाउ सोसाइटीज गेट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट। बिल्कुल सर, इसमें बहुत सारे सोसाइटीज़ का फ़ायदा हुआ है। क्या होता है कि लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करते वक़्त आज के यूनिफाइड डीसी रूल के हिसाब से मिलने वाला एफएसआई और वो यूनिफाइड डीसी रूल के हिसाब से मिलने वाले एफएसआई के हिसाब से ऑफ़र, और कल को ऐसा हो सकता है कि डीसी रूल के हिसाब से एफएसआई बढ़ के मिला। तो ये पॉइंट भी लीगल डॉक्यूमेंट में कवर करके लेते हैं कि उसकी पूरी ओनरशिप सोसाइटी की रहेगी, वो डेवलपर के पास नहीं जाएगी। दूसरा ये होता है कि एक टाइमलाइन दिया होता है कि आपने जब टेंडर भरा था, आपने जब फाइनेंशियल बिड भरा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हुई थी कि वो रेंट कितना देगा, वो डिपॉज़िट कितना देगा, तो वो वक़्त पे देगा कि नहीं देगा। 24 महीने का, 30 महीने का जो टाइम दिया है, वो टाइम फ्रेम में, वो पीरियड में वो कंस्ट्रक्शन पूरा करेगा कि नहीं करेगा। और अगर नहीं करता है, तो फिर उसके प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, ये एज़ अ हमारे जो पैनल पे लीगल कंसल्टेंट्स हैं, वो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और ऐसे कई सोसाइटीज़ हमने जो अभी रिडेवलपमेंट की है और जिनका पूर्णत्व को आया है रिडेवलपमेंट, उनका बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। अभी अमन निवास करके धानुकर कॉलोनी लेन नंबर 1 में है, जो पूरा लीगल प्रोसेस फ़ॉलो करने के बाद, जहाँ 30 महीने में उनको पोज़ीशन मिलने वाला था, उनको 27 महीने में उनके फ्लैट में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये सर्विसेज़ हम हर सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं और उसका डेफ़िनेट रूप से सोसाइटी को और सोसाइटी के सभासद को उसका फ़ायदा होता है। क्या बात है सर। जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स का कंप्लायंस करने के बाद सोसाइटी और रेसिडेंट्स को लीगल सिक्योरिटी मिलती है क्या? इसकी वजह से डेवलपर में भी प्रेशर बिल्टअप होता है?
सर कंप्लायंस के बाद सोसाइटी डेफ़िनेटली एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में आती है। मैं समझता हूँ कि जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होता है, जो डेवलपर प्लॉट लेके बनाता है और एक रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है, दोनों में फ़र्क है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में ड्राइविंग सीट पर बिल्डर होता है और रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में ड्राइविंग सीट पे सोसाइटी होती है। तो सोसाइटी के पास उसका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है और जब हम पूरी तरह से डेवलपर को सब जगह से बाँध के लेते हैं कि सोसाइटी का सिक्योरिटी इंटैक्ट रखा है, मेंबर्स का सिक्योरिटी इंटैक्ट रखा है, आगे आने वाले भविष्य में अड़चन की आज हमने पूरा प्रिकॉशन लिया है, तो डेवलपर पे डेफ़िनेटली प्रेशर आता है क्योंकि अभी उसको मालूम होता है कि मुझे इस स्क्वायर में ही रह के काम करना है, मैं इससे बाहर जाके काम नहीं कर सकता हूँ और ये प्रेशर बिल्टअप होने की वजह से डेवलपर सही तरीके से काम भी करता है और उनकी जो अपेक्षा होती है कि हमारा रीडेवलपमेंट का जो सपना है, वो पूरा होना चाहिए, वो ये लीगल डॉक्यूमेंट से बन जाते हैं क्योंकि रीडेवलपमेंट में ये सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि हम छोड़ के तो जा रहे हैं, लेकिन हमको वापस घर में आने को मिलेगा क्या? तो रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया में जब हम लीगली उसको सब जगह से बाँध लेते हैं, तो डेवलपर पे ये प्रेशर बना रहता है कि मैंने कुछ कमिटमेंट दी है और वो मुझे हर हाल में पूरी करनी है और वो सोसाइटी को उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है सर। Right, sir. Sir, as a legal consultant, what kind of services Society Plus extends? सर जैसा मैंने बताया कि पिछले 35 साल से हम सहकार खाते में कोऑपरेटिव फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत सारे सोसाइटीज़ को अलग-अलग प्रकार की सेवा प्रोवाइड करते हैं और इस दौरान हमने सोसाइटीज़ को रिडेवलपमेंट के प्रोसेस में भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड की है। इनएडिक्वेट नॉलेज बोलो, किसी को ऑफेंड करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारे सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है। रिडेवलपमेंट उनको करना होता है, बट उनके रिडेवलपमेंट की प्रक्रिया करने के लिए उनके पास कोई कंसल्टेंट नहीं होता है या कोई मार्गदर्शक नहीं होता है, जो उनको हाथ थाम के रिडेवलपमेंट के पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके जाके उनका वो सपना पूरा करे। तो सोसाइटी प्लस इस फील्ड में इस प्रकार की सारे सर्विसेज हर सोसाइटी को प्रोवाइड करती है। हमारे पैनल पे लीगल कंसल्टेंट है, आर्किटेक्ट है, हम कोऑपरेटिव कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो डेवलपर का फाइनेंशियल डिलिजेंस भी करते हैं। तो सोसाइटी को एक आत्मविश्वास आ जाता है, सोसाइटी में एक पॉजिटिव वातावरण निर्माण हो जाता है कि बाबा हमको सोसाइटी प्लस की तरफ से जो सर्विसेज मिल रहे हैं, उसका डेफ़िनेटली हमको फ़ायदा होता है। तो हम ऐसे 30 सोसाइटीज़ को आज रिडेवलपमेंट की प्रक्रिया में हेल्प कर रहे हैं, अलग-अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए एक बेनिफिट है, ऐसा मैं समझता हूँ। Absolutely, sir. Thank you so much, Vijay, sir. We shall continue discussing key topics related to redevelopment in our upcoming episodes. We are also sharing contact details of Society Plus if any of our listeners want to get in touch with them. Here is the contact number 89562 60730. I repeat 89562 60730. Or one can also visit the website societyplus.co.in. अभी आपने सुना विजय ओसवाल और निरंजन मेढेकर की आवाज में योर सोसाइटी आर सॉल्यूशंस ये पॉडकास्ट। ये सोसाइटी प्लस की निर्मिति और साउंड्स ग्रेड तथा मीडिया नेक्स्ट की प्रस्तुति है।